Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to study chapter 7th part 2. चैप्टर 7th का आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जो भी नहीं देखे हैं कृपया जाके वहाँ से देख सकते हैं आप लोग. यू कैन गो देयर एंड वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्काईनॉमिक्स एकेडमी. स्काईनॉमिक्स एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग वहाँ जाकर एक बारी देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस का फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंस होता है, या बिजनेस में फाइनेंस की एक बात की जाए तो कहाँ से आता है. कोई भी बिजनेसमैन जो भी फाइनेंस बोरो करता है या ओन करता है वो किस तरीके से या क्यों ज़रूरी होता है एक बिजनेस के लिए. फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़े थे. फिर हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं. तो हम लोगों ने पढ़ा था दो सोर्स होते हैं, एक ओनर्स फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है. तो क्या कि एक ओनर्स मतलब अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा है, खुद का पैसा अगर बिजनेस में लगा रहा है तो उसका क्या हो गया, उसका वो खुद का पैसा हो गया. तो मतलब क्या कि वो ओनर है उस कंपनी का, उस या उस फर्म का, और वो खुद ही पैसे को लगा रहा है. और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोड फंड. सही बात है, क्यों? क्योंकि या तो वो खुद से लगाएगा पैसा या तो वो बोरो करेगा बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी बिजनेस फाइनेंस करता है अपने आप को वो दो तरीके से कर सकता है. अब हम लोग एक एक कर इसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे. तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग एक बारी फटाफट देख लेते हैं. तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, कि सोर्स ऑफ जो रेजिंग फाइनेंस है वो कहाँ से होता है. आखिर जो रेस करता है फंड, रेस करना एक क्या कि खुद से जो पैसा लगा रहा है. ठीक है, एक हम लोग बोल दिए ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड. तो इसके टाइप्स होते हैं. तो आज हम लोग ओनर्स फंड का जो इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है और रिटेन्ड अर्निंग होता है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आज हम लोग इस लेक्चर में ये तीनों कवर करेंगे. एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि ओनर्स फंड में और बोरोड फंड में कितने तरीके के होते हैं टाइप्स. ठीक है, तो ओनर्स फंड 6 तरीके के होते हैं और बोरोड फंड 6 तरीके के होते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में इस लेक्चर में कवर करेंगे. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों पार्ट कवर करेंगे, फिर उसके अगले वाले पार्ट में ये कवर करेंगे. तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आएगा, ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में आएगा और ये पूरा फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो में आएगा. तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ. ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो कि ओनर्स फंड का टाइप्स होता है. कि ओनर्स जो होता है वो अपना पैसा या जो भी फंड आता है उसको वो किस तरीके से रेस करता है इन द मार्केट. ठीक है, तो ओनर्स सबसे पहले अगर बात की जाए तो ओनर्स के पास खुद का पैसा अगर होगा या अपना कंपनी कोई भी एक फर्म स्टार्ट कर रहा है या कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन अपना फर्म स्टार्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं फंड को रेज करने की कोशिश करेगा अगर उसे लंबे समय तक टिके रहना है. तो क्यों? क्योंकि अगर लंबे समय तक मार्केट में पकड़ बनानी है तो आप क्या करोगे, शेयर मार्केट में उतरोगे ही उतरोगे. क्यों? क्योंकि वहाँ से पब्लिक का पैसा आता है कंपनी के पास और पब्लिक का पैसा यूज़ करके वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है. ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जो इशू ऑफ शेयर होता है, जो भी कंपनी शेयर को इशू करती है वो ओनर्स फंड होता है. ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है कोई भी बिजनेस के लिए. कोई भी बिजनेस के लिए क्या कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता है. तो शेयर क्या होता है भाई, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. कि जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, शेयर क्या है, शेयर क्या है, एक कंपनी. एक बारी हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि शेयर आखिर होता क्या है. देखो दो तीन चीज़ है, एक क्या होता है, एक टर्म आता है आईपीओ. क्या आता है, आईपीओ.
इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये जरूर लिख लीजिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब मान लो ये पर्टिकुलर एक बंदा है, उसने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा। अब ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो अगर ये मार्केट में या मार्केट से पैसे को उठाना चाह रहा है तो वो एक तरीका क्या होगा, वो शेयर मार्केट में जाके उतारे। तो शेयर मार्केट में कोई भी बिजनेस अगर पहली बार जाके इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में उतार रहा है, अपने शेयर्स को मार्केट में उतार रहा है, देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी के साथ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, एफपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, एफपीओ क्या, कि जो कंपनी पहले से मतलब जो आईपीओ इशू कर चुकी है उसके बाद फिर से शेयर इशू कर रही है, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नोन एज एफपीओ। तो हम लोग क्या यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो अपना शेयर को इशू करेगा। शेयर को इशू करने का मतलब क्या है कि अपनी कंपनी का कुछ जो हिस्सा है या कुछ जो डिविडेंड है वो मार्केट में, मतलब क्या, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक उस शेयर्स को खरीदेगा। अब मानो 50 शेयर्स इस बिजनेसमैन ने मार्केट में इशू करा आईपीओ के तहत, तो ये 50 शेयर जो खरीदेगा लोग, वो पैसा किसके पास जाएगा, इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। और ये पर्टिकुलर कंपनी फिर फंड को रेज कर पा रहा है इस तरीके से। तो शेयर क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि ऑनर्स कैपिटल फंड का होता है, जो भी डिवाइडेड रहता है। अ शेयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, कि जो भी शेयर होता है वो इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर्स का। एंड इन द कंपनी मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी और इंटरेस्ट, की जो भी उसका लाइबिलिटी और इंटरेस्ट रहता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जो शेयर है वो कितना इंटरेस्ट या कितना जो शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है पैसे को, वो किस तरीके से वो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप सो शेयर्स के बारे में एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। और अगर आप लोग फिर से अगर इसको रिपीट करके भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट को देखा जाए, पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, की 2 तरीके का शेयर इशू कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से 2 शेयर्स होते हैं, देखो मैंने बताया अभी, क्या बताया, 2 चीज़, क्या, एक आईपीओ, एक एफपीओ। ठीक है, 2 टाइप्स के। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं शेयर इशू करने के तरीके को बोला गया कि पहली बार अगर इशू कर रहा है कोई कंपनी शेयर्स को तो उसको आईपीओ बोल देते हैं। और अगर पहली बार जिस कंपनी ने आईपीओ इशू कर रखा है उसके बाद अगर दूसरी बार वो इशू कर रहा है मार्केट में, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी इशू थ्रू दिस ऑफरिंग, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के तहत कहीं ना कहीं वो इशू करेगा मार्केट में अपने शेयर्स को। तो 2 तरीके का शेयर्स होता है, ये दोनों शेयर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, या रिटेन्ड जो भी एक मालिक का पैसा होता है रिटेन्ड, वो किस तरीके से अपने कंपनी में लगाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, 2 तरीके का पब्लिक कंपनी इशू कर सकता है शेयर्स को, 2 टाइप के शेयर्स को इशू कर सकता है, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है कोई भी चीज़ में तो आप लोग आसानी से हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप लोग मैसेज कर सकते हो। 9771782844 नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आपका प्रॉब्लम जो भी होगा वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स आखिर होता क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, देखो इक्विटी शेयर्स सीधा सीधी एक शेयर्स होता है जो कि शेयर इशू करता है। कोई भी अगर कंपनी शेयर इशू कर रहा है पब्लिक में, कोई भी कंपनी, ये कंपनी हो गया, कोई भी कंपनी है अगर वो अपना शेयर इशू कर रहा है मार्केट में, और यहाँ मार्केट से पैसा, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये अब बहुत सारे लोग से अगर ये पैसे को ये कंपनी अपने पास ला रहा है, मतलब क्या, ये शेयर को क्या किया, सेल किया एक तरफ से, और यहाँ से पैसे को लाया, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास पैसा आया। ठीक है, तो पैसे आने को ये क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास आया। तो इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक, क्या किसके पास इशू किया जाता है, जनरल पब्लिक के पास, या कहीं ना कहीं किसको किया जाता है कि जनरल पब्लिक को ही किया जाता है इक्विटी शेयर्स
issue and are non-redeemable in natures and इन्वेस्टर्स इन सच शेयर्स होल्डर राइट टू वोट। और ये लोग क्या राइट टू वोट कंटेन करते हैं। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है इक्विटी शेयर्स, कहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखो शेयर्स प्रॉफिट एंड क्लेम्स द एसेट ऑफ द कंपनी, और वो एसेट में भागीदारी होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका शेयर्स ये खरीद रहा है, ये लोग है पर्टिकुलर लोग, ये शेयर्स को खरीद रहा है। अब शेयर्स को खरीदेगा भाई, तो इसका शेयर अगर ऊंचा, मतलब कहीं ना कहीं एक बात की जाए कि अगर ये प्रॉफिट कंपनी कमाएगा, अगर ये 20% प्रॉफिट कमा रहा है, देन अगर ये बंदा अगर 100 रुपया लगाया होगा, तो ये अगर कंपनी 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका पैसा 120 रुपया हो जाएगा। कैसे? अगर 100 का अगर 20% निकालोगे तो क्या आएगा? 20 रुपीज़। इसका मतलब क्या कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इसको, इसीलिए इसका जो टोटल सम हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स आर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ कंपनी, और कोई भी कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू करता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहा है अपने आप को। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मतलब कि बहुत लंबे समय तक वो कंपनी अच्छे से रन कर सकती है, अगर वो अपने इक्विटी शेयर्स का जो भी पैसा उसके पास आ रहा है, अगर अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना पा रही है, अपनी कंपनी को स्टेबल रख पा रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स पढ़ा, ठीक है। आई होप सो यहाँ क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है, और ये देखो नॉन रिडीमेबल होता है। क्यों? इसको रिडीम नहीं किया जा सकता है कभी भी। मतलब ये कि चलो भाई एक बार लगा दिए वापस कर लो, नहीं, वापस वो पैसा नहीं होगा। समझ रहे हो कि मतलब वो पैसा वापस नहीं होगा। आप शेयर्स को वापस कर सकते हो, जो भी आपका एक बार आपने शेयर्स को लगा दिया, अब जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ है वो आपको झेलना पड़ेगा, उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। आई होप सो इक्विटी शेयर्स के बारे में जो भी 11th क्लास या कहीं ना कहीं 11th क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोग जान चुके हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को दिक्कत होती है, तो देन यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो पहला हो गया क्या? इक्विटी शेयर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है भाई? हम लोगों ने पढ़ा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, ठीक है। जनरल पब्लिक को, मतलब कोई भी आम जनता को, जनरल पब्लिक को इशू करके कोई भी कंपनी पैसे को अपने पास ला सकती है और अपनी कंपनी को बढ़ा सकती है या प्रॉफिटेबल बना सकती है। सेम उसी तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, एक कंपनी है ये, ठीक है। आराम से समझो, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कोई फर्म है, ठीक है, या कंपनी है। ये क्या करेगी? ये एक एक है कि ये शेयर बेचेगी, दूसरा क्या है, ये प्रेफरेंस देगी। क्या करेगी? प्रेफरेंस देगी, या ये शेयर इशू नहीं करेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। क्या इशू करेगी? प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है भाई? अगर प्रेफरेंस शेयर का बात किया जाए कि वो प्रेफरेंस देगी कि जो भी इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहता है, खास करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं वो एक बारी अच्छे से समझो। अब जैसे देखो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, फर्म ए है, उसने क्या प्रेफरेंस शेयर इशू करा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे खरीद सकता है, या वो कंपनी क्या कर रही है, को बड़े बड़े कंपनी को ऑफर कर रही है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, कोई जैसे हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक हो गया, या कोई बड़ा एक इंडस्ट्री हो गया, या किसी को भी ऑफर कर सकता है कि आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि आप मेरा शेयर खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी कंपनी होगा वो आने वाले समय में प्रॉफिटेबल होगा। तो सीधी सीधी बात क्या है कि ये कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस दे रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती है, ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बड़ी बड़ी बैंक या बड़ी बड़ी, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या कोई रिलायंस ही हो गया, या कोई बड़ी बड़ी कंपनी ने उसका शेयर को खरीद लिया, या कोई बैंक हो गया जैसे HDFC बैंक हो गया, या ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो ये सब बैंक को प्रेफरेंस दिया जा रहा है इस फर्म के द्वारा, क्या कि आप लोग जो भी हमारे कंपनी में लगाएंगे एज ए प्रेफरेंस शेयर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक
पब्लिक को इशू नहीं किया जा रहा है, ये एज इन द सेंस ऑफ प्रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब किसी को एक बोला जाए कि खुला छूट दिया जा रहा है कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच हैव टू प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी, कि मतलब क्या कि जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो इक्विटी शेयर्स के ओवर दिया जा रहा है। मतलब इक्विटी शेयर्स तो ठीक है एक, लेकिन उसके अलावा अगर किसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर एज अ पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड, की जो भी पेमेंट, वो जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले यहाँ डिवाइड होगा, उसके बाद वो जनरल पब्लिक के पास जाएगा। पहले प्रेफरेंस शेयर के पास वो डिविडेंड आता है। प्रेफरेंस शेयर्स एज टू रिटर्न द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, अगर कोई ये पर्टिकुलर बंदा अगर कंपनी को बंद कर रहा है तो वो सेम जितना शेयर खरीद रखा होगा, आप सोचो HDFC बैंक ने, अगर HDFC बैंक ने 20% शेयर खरीद रखा होगा इस कंपनी का, तो वो 20% शेयर जब वो कंपनी बंद होगी तब उसे वो 20% मिल जाएगा, ठीक है। या 20% का जो भी वैल्यूएशन होगा वो उस कंपनी को देना होगा HDFC बैंक को। क्यों? क्योंकि इसने प्रेफरेंस शेयर्स लिया हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। आई होप सो प्रेफरेंस शेयर्स भी क्लियर होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को डाउट है, देन आप लोग आराम से एक बारी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब एक बारी फटाफट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब राइट ऑफ अ डिविडेंड, की डिविडेंड का हिस्सेदारी कौन होता है। डिविडेंड इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इट इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स, की जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स को इट इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बाद में इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है। मतलब डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को पहले, इसको बाद में दिया जाता है, ठीक है। पहला हम लोग समझ गए राइट टू डिविडेंड। दूसरा राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब कहीं ना कहीं एक राइट ऑफ डिविडेंड, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर समझो, एक राइट है क्या, वो तुम्हें राइट दिया गया, तवज्जो दिया गया है, कहीं ना कहीं तुम्हारा एक फंडामेंटल उसमें राइट्स जुड़ा हुआ है क्या, कि तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स को ही पहले शेयर्स इशू किया जाएगा, मतलब जो भी पैसा होगा वो डिविडेंड को डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स पर डिवाइड होगा। रेट ऑफ डिविडेंड में भी फिक्स्ड ऑन दिस शेयर्स, कि ये जो भी रेट है वो प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स होगा। जैसे वो 10% कर दिया या कोई भी रेट फिक्स कर दिया कि आपको जो भी हम चाहे हम 25% प्रॉफिट कमाएं या 30% प्रॉफिट कमाएं, उससे है आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको 10% ही मिलेगा, फिक्स्ड हो सकता है। लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईच ईयर, और इसमें रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इशू किया जाता है हर एक साल बदल के। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक मनी होता है, उसके हिसाब से ही कोई जो शेयर्स होता है वो खरीद पाता है, ठीक है। अब रिडम्पशन, रिडीम कैसे कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन अ ड्यू डेट, ये क्या, प्रेफरेंस शेयर अगर कोई कंपनी ने कोई जैसे HDFC बैंक ने खरीद रखा होगा शेयर, तो वो जब तक उसका डेट खत्म नहीं होगा, चाहे वो 2 साल के लिए रखा हो, 2 ईयर्स के लिए रखा होगा या 3 ईयर्स के लिए रखा होगा, जब तक उसका शेयर्स ये ड्यू डेट खत्म नहीं होगा तब तक वो फिर से वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर शेयर्स की बात की जाए, इक्विटी शेयर्स का बात किया जाए, तो कॉमन कंपनी में बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर्स, के इक्विटी शेयर्स आराम से वो बाई बैक भी कर सकती है और लोग भी आराम से उसे बाई बैक भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। वोटिंग राइट किसके पास रहता है, ये वोटिंग राइट ओनली इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट रहता है सभी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन, अ न्यू कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओनली विथ अ प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर है, जैसे HDFC बैंक के पास अगर 20% शेयर है, तो इस 20% शेयर से ये नई कंपनी को नहीं खोल सकता है, ठीक है। अ न्यू कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली विद द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के साथ नया कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, देयर इज नो सच टाइप ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कोई ऐसा कोई टाइप नहीं होता। हाउएवर आ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी, और इस कैटेगरी में स्वेट इक्विटी को कवर किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टाइप्स, आप लोग इतना जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, फॉर्मेशन के बारे में, वोटिंग राइट के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में, रेट ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड राइट टू डिविडेंड के बारे में, ये 4-5 आप लोगों को डिफरेंसेस पता होना चाहिए। अब हम लोग थर्ड क्या था, पहला
और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया। थर्ड क्या है, रिटेन प्रॉफिट। पहला दूसरा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के बारे में। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ठीक है, अब क्या, अब रिटेंड के बारे में पढ़ेंगे कि रिटेंड प्रॉफिट या अर्निंग जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कैसे होता है। देखो ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों लॉन्ग टर्म इसीलिए है क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक के लिए एक जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकता है और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी या कोई भी कंपनी में पैसे को लगा सकते हैं। जो भी कंपनी अपनी पैसे को या अपनी शेयर्स को एज अ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है मार्केट में, और जनरली बड़े बड़े कंपनी ही प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं और इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक ही खरीद पाते हैं, जनरल पब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को क्लियरली सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, अब सोचो अगर ये पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, ये फर्म है, ये फर्म ए है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई मालिक है। ठीक है, अगर मालिक को प्रॉफिट जो भी हो रहा है, जो भी इसका प्रॉफिटेबल मनी है, अब अगर सोचो प्रॉफिट मनी इसके पास अगर 10,000 करोड़ है, ठीक है, अगर 10,000 करोड़ इसके पास प्रॉफिटेबल मनी है, अगर ये अपना पैसा, खुद का पैसा अगर कंपनी में फिर से लगा रहा है अपनी कंपनी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के किसके लिए, अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, देन दैट पर्टिकुलर मनी इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अपने पैसे को ही रिटेन कर रहा है। जैसे आईपीएल में होता है ना, आईपीएल में क्या होता है, रिटेंशन होता है। आईपीएल में कोई भी, जैसे सीएसके हो गई, ठीक है, या मुंबई इंडियंस हो गई, तो क्या करती है, ये अपनी प्लेयर्स को रिटेन करती है, अपने प्लेयर को रिटेन करती है, मतलब इसके पास पहले से जो भी प्लेयर था वो रिटेन कर रहा है। सेम उसी तरीके से अगर बोला जाए तो रिटेन प्रॉफिट क्या होगा, रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी मालिक, कोई भी मालिक है, ये पर्टिकुलर बंदा अगर ये अपने पैसे को खुद अपनी कंपनी में लगा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर मनी इज नोन एज, दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट आर ऑल्सो नोन एज अ प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग और सेल्फ फाइनेंसिंग। क्यों इसको सेल्फ फाइनेंसिंग बोले, क्यों, क्योंकि खुद के कंपनी में वो खुद पैसा लगा रहा है, और इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। इट कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस सिंस इट इज इंटरनली जनरेटेड एंड दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, और इसे सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बंदा खुद अपने कंपनी में पैसा लगा रहा है। आई होप सो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फीचर्स हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद देन वी विल वाइंड इट अप। हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्वेश्चंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। क्यों, क्योंकि उसका खुद का पैसा है भाई, तो खुद का पैसा रहेगा तो वो बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पास अपना पैसा है, तो कभी भी अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो थोड़ा सा उसको कवर अप करने के लिए अपना पैसा खुद को फाइनेंस कर सकता है, जिसे हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग को सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, फंड फॉर द न्यू एंड इनोवेटिव मार्केट, की न्यू एंड इनोवेटिव मार्केट अगर कोई आया है, तो अगर कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, अगर शेयर से उतना पैसा नहीं आ रहा है, शेयर से भी पैसा नहीं आ रहा है, इक्विटी शेयर से भी पैसा नहीं आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो वो पैसा अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट में लगा सकता है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, लंबे समय के लिए पैसा लगा सकता है, मीडियम टर्म के लिए पैसा लगा सकता है। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, और वो अपने पैसे को क्या कर रहा है, ओनरशिप फंड में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहा है, तो अपने ओनरशिप को या अपने शेयर्स को, अपने ओनर शेयर्स का जो भी है इसके पास जो भी परसेंटेज है, जैसे मानो 40% अगर कोई भी कंपनी के पास अपना शेयर है, तो अपना पैसा लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, अपने ये फंड को बढ़ा रहा है ना। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, और ये बहुत डिपेंडेबल सोर्स होता है। क्यों, क्योंकि उसका खुद का पैसा होता है। नो इंटरफेरेंस, क्यों, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो अपना बॉस है भाई कंपनी का, ये पर्टिकुलर बंदा बॉस है। अब ये बॉस है तो ये खुद को फाइनेंस कर रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि नहीं, इसका मतलब क्या, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया तीनों चीज़। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, और रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो भी 3 पार्ट बचा हुआ है, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर कवर करेंगे। उसके बाद एक लास्ट पार्ट हम लोगों का रहेगा, ये सेकेंड पार्ट,
यहीं ख़त्म होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।